स्पेलिंग सही है ना भैया? PROJEC। गजब सही लिखने लगे हैं। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं? पहली बात तो प्रोजेक्टाइल एक एक्चुअली पाथ होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। एक तरीके से समझ लो कि 4th चैप्टर का यही एक ऐसा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है अब ये, जो इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है और थोड़ा बहुत टफ भी कह सकते हो, लेकिन समझ जाओगे तो टफ नहीं है। एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को समझना, समझ में आ भी जाएगा, मुझे विश्वास है, इतना गधा नहीं हो तुम लोग। प्रोजेक्टाइल क्या है? एक एक्चुअली पाथ है। किसका पाथ? जो भी बॉडी फ्लाइट में होगी, जो भी बॉडी, ध्यान समझना, प्रोजेक्टाइल एक्चुअली क्या है? पाथ है। किसका पाथ है? पाथ मतलब रास्ता, ठीक है। किसका रास्ता है? वह बॉडी जो फ्लाइट में होगी। वह बॉडी जो फ्लाइट में होगी, क्या मतलब? जो एरोप्लेन पे बैठा है, जो भी उड़ रहा हो, हवे में हो, जिसको कहते हैं साधारण भाषा में, बर्ड भी, ठीक है। चिड़िया, घोड़े उठा के फेंक दोगे, जब तक घोड़ा नीचे नहीं आएगा वो फ्लाइट में ही रहेगा। जो भी चीज़ हवे में है, ठीक है। तो इसीलिए भी हम लोग बैठते हैं जब एरोप्लेन में, कहते हैं कि भैया मैं इस समय फ़्लाइट में हूँ। फ्लाइट में हूँ मतलब मैं हवे में हूँ। फ्लाइट में हूँ का मतलब ये नहीं है कि मैं एरोप्लेन में बैठा हूँ। फ्लाइट में मतलब कि मैं हवे में हूँ। किसी को तुम दोनों लोग मिल के आयुष को उठा के फेंक दो ऊपर ही, अगर आयुष से पूछ रहे हो किस में हो, तो आयुष बोलेगा मैं फ़्लाइट में हूँ। समझ में आ रही बात? तो प्रोजेक्टाइल एक तरीके से, हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एक तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं? पाथ पढ़ रहे हैं। किसका पाथ पढ़ रहे हैं? उन सभी बॉडीज़ का जो फ्लाइट में है, जो हवे में हो। ये चीज़ समझ में आ गई बात? अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। 2 तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह। एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक एंगुलर। कौन सा? बताते हैं, एक एक बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक मज़ेदार घटना है, बताता हूँ पहले। जब भी जो देखो, जो एयरफोर्स में होते हैं, जैसे हम लोग लखनऊ रहते थे तो एयरफोर्स वाले, बक्सी का तालाब में एक एयरफोर्स का वो था। अब उसमें हम लोग देखते थे कि फ़ौजी लोग मार उड़ाते थे, सन सुन एकदम खूब हवाई, एकदम ऊपर, एकदम पास से जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था देख के। तो वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जानते हो किसका? मान लो बम गिराना हो गया, मान लो बम गिराना हो गया, हवाई जहाज़ से वो लोग जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और उनको बम ड्रॉप करना है। तो अब वो जा रहे हैं ना, ध्यान से समझना इस बात को। बम किस में रखा गया है? एरोप्लेन में रखा गया है। बम एरोप्लेन में रखा गया है। तो जब तक बम रखा गया एरोप्लेन में, तब तक जो एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी वही बम की होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब जब हम बम को गिराएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हवाई जहाज़ को रोक देंगे हवा में ही, स्टेशन में जैसे बस को रोकते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, वो तो रोके तहाँ सट से नीचे, तो वो तो चलते रहेगा, यानी चलते रास्ते से हमको बम गिराना होगा। तो जब भी बम गिरेगा, क्या वो ऐसे गिरेगा? कभी नहीं, हमेशा या तो वो इस तरीके से गिरेगा या तो इस तरीके से गिरेगा। अगर राइट गिरा रहे हैं इस तरीके से, लेफ्ट गिरा रहे हैं इस तरीके से, ऐसे ही ना गिरेगा। एक बार क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एकदम जर्मनी जो है आतंक मचा दिया था जापान के साथ मिल करके, जीत गए थे एकदम लास्ट ये समझ लो हारे हैं जर्मनी वाले। तो क्या हुआ था कि अब हिटलर का सपना था कि हम जो है पूरे वर्ल्ड पे, डस्टरवा कहाँ चला गया यार, देखो अब सुनो मेरी बात। तो उसने क्या किया, जापान ने अमेरिका के अमेरिका के उस पे पर्ल हार्बर पे बम गिरा दिया। तब तक अमेरिका युद्ध से बाहर था, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहा था, ब्रिटेन वगैरह को हथियार वहीं दे रहा था। वो वहीं से तो ब्रिटेन डाउन और अमेरिका हाई हुआ है, वरना ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड पे राज किया था एक तरीके से। तो वो अमेरिका धीरे से बम देता, हथियार और एक तरीके से मटेरियल प्रोवाइड करता था ब्रिटेन वगैरह को। इसी पे तो गर्मा गया जापान और बोला कि ये कहता है कि हम युद्ध में नहीं हैं और सपोर्ट भी कर रहा है, तो पर्ल हार्बर पे गिरा दिया। फिर अमेरिका जो है खुल के आया कि अब हम भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हैं और तुम्हारे अगेंस्ट हैं। तो उसी समय डिस्कवरी खोजा जा चुका था
आइंस्टीन और उसके द्वारा एक और साइंटिस्ट थे, वो आइंस्टीन सिर्फ थ्योरी दिए थे एटॉमिक बॉम्ब का, वही वाला। तो उसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, बम बन गया। हाँ, बम बन गया, अमेरिका युद्ध में आ भी गया, तो बोला कि इससे बढ़िया मौका एक्सपेरिमेंट का हुआ। वो पहला एक्सपेरिमेंट एक्चुअली गिराया गया था एक्सपेरिमेंट में। तो हुआ कि चलो इसको गिरा दो नागासाकी हिरोशिमा पे गिरा दो। तो अब जब बम गिराया गया ना, बम गिराने से पहले लोगों को ये उम्मीद नहीं था कि ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, मान नहीं था कि इतना ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव है। तो वो लोग एक को अपना फौजी तैयार किया, बोले कि भैया जा करके इसको नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरा देना। अब उसमें क्या किया ना कि फौजी, जैसे ये ट्रूप लगा हुआ है जापानीज़ का ट्रूप, मान लो 10-20 टाइप का नहीं, फौजी लोग लगाते हैं कि यहाँ से आक्रमण करना ये वो, तो ट्रूप लगा हुआ था एक जगह, ठीक है, नागासाकी में। पहले नागासाकी पे गिराया गया कि हिरोशिमा, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, तो मैं मान लेता हूँ पहले नागासाकी पे ही गिराया गया। तो उन लोगों को बम यहाँ गिराना था, ठीक है ना, उन लोगों को बम यहाँ गिराना था, लेकिन उन लोगों से गलती हो गई, बम जो है वो उन लोगों को यहाँ गिराना था। तो जब हेलीकॉप्टर यहाँ पे आया तो बम गिरा दिए, पढ़े नहीं थे ठीक से प्रोजेक्टाइल अगर पढ़ लेते तो एकदम एग्जैक्ट यहीं गिरता, लेकिन उन लोगों को बम गिराना था और यहाँ गिराया। लेकिन चूंकि बम की स्पीड वही थी, बम की वेलोसिटी वही थी जो हेलीकॉप्टर का, और न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि बॉडी कुछ देर चलेगी, तभी तो हम लोगों को बस में जब ब्रेक लगता है तो एकदम आगे चले जाते हैं हम लोग। जिस स्पीड में बस चल रहा होता है उसी स्पीड में हम भी चल रहे होते हैं। बस अचानक से रुक जाती है, लेकिन हम तो अचानक से रुकते नहीं हैं, तो हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो उसी तरह बम को गिरा तो दिया गया, लेकिन बम की कुछ अपनी वेलोसिटी तो होगी क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से जुड़ी थी। तो उस वेलोसिटी के चलते वो थोड़ा सा आगे आते आते गिरेगा, यानी कुछ इस तरीके से गिरेगा। गिराना था उनको यहाँ, और बम अब यहाँ पे जब वो देख गए कि बम आगे गिर गया तो सोचे कि बड़ा तो खतरनाक, हम पकड़ा जाएंगे, बड़ी मार मारेंगे सब। तो वो लोग बहुत तेज़ से भागने लगे। लेकिन भाई साहब जब नीचे देखे, जब बम गिरा ना, उन लोगों का रूह कांप गया। ये आगे पीछे पूरा का पूरा शहर है तबाह होगा, एकदम भस्म, खत्म कहानी। उसके बाद ऑर्डर के तहत, ऑर्डर चूँकि मिला था इसलिए फिर उनको हिरोशिमा में गिराया गया। वही 2 बम गिराया, जापान की कहानी ख़त्म वहीं से। एक बार जापान ख़त्म तो फिर इधर जर्मनी रसिया से भिड़ गया था, उधर रसियन इनको मतलब कुल मिला के युद्ध जो है लास्ट मोमेंट में पलट गया। तो प्रोजेक्टाइल का इतना यूज़ है, तुमको अगर फ्लाइट में करना है और इस तरीके का कोई भी केस हो, पैराशूट से कूदना है, पैरा मिलिट्री या कुछ ऐसा ही होता है कोर्स फौज में, उन लोगों को भी सिखाया जाता है। तो प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे पहले ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है, नाम से ही देखो कुछ कुछ लग रहा है, ध्यान से समझना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है? जब बॉडी प्रोजेक्ट की जाए, ध्यान देना, जब बॉडी प्रोजेक्ट की जाए, प्रोजेक्ट करने का मतलब फेंक देना उसको, और कैसे फेंकना कि वो बॉडी फ्लाइट में हो, ठीक है। तो जब बॉडी कुछ इस तरीके से फेंकी जाए, पहले तो मैं एक्सिस बना देता हूँ। देखो ये है जनरली वाई एक्सिस और ये जनरली कहलाता है एक्स एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस यहाँ ना बना करके यहाँ बना दे रहा हूँ। क्लियर हुआ ये चीज़? और यहाँ क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया हेलीकॉप्टर वाला, एरोप्लेन वाला, वैसा एग्जाम्पल या वैसा केस जब भी हो तो उसी को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लाइट में ही छोड़ा जाए, फ्लाइट के दौरान ही प्रोजेक्ट किया जाए, मतलब बम भी फ्लाइट में है, हेलीकॉप्टर भी फ्लाइट में है, बात समझ में आ रही है? और बम को फ्लाइट के दौरान ही फेंका जा रहा है। बम एक 2 केसेस होंगे, ध्यान से सुनना, दोनों क्लियर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल, अब जैसे एक तुम खड़े हो ग्राउंड पे, तुम खड़े हो, ठीक है ना, ग्राउंड पे, और तुम जो है यहाँ पे खड़े होके बम फेंक दे रहे हो, बम ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये एंगुलर प्रोजेक्शन है। ये कैसा है? एंगुलर प्रोजेक्शन, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट से ही एंगल बनाते हुए चल रहा है, हॉरिजॉन्टल से, इनिशियल पॉइंट से ही हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए चल रहा है। ये एंगुलर प्रोजेक्शन। जब तुम ग्राउंड पे खड़े होकर कोई चीज़ को फेंक रहे हो, और जब तुम ग्राउंड पे खड़े होकर कोई किसी चीज़ को नहीं फेंक रहे हो बल्कि फ्लाइट में ही उसको छोड़ दे रहे हो,
एरोप्लेन में तुम्हारे साथ कोई बैठा है, मूड खराब हुआ तुम्हारा, उसको खिड़की से फेंक दिए बाहर, वो हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, यानी फ्लाइट में जब किसी को थ्रो किया जाए। तो इसीलिए मैंने एक्स एक्सिस जो है ये ऊपर बना दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब मेरी बात को कायदे तरीके से सुनना कि मैं केस ले रहा हूँ, ये केस अगर समझ गए तो क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। पहला मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बड़े से डायग्राम बता दूँ ताकि क्लियर होते रहे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो जब मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करूँगा तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ये हो गया वाई एक्सिस एक तरीके से, और ये हो गया एक्स एक्सिस एक तरीके से। अब मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात शुरू कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में मान लेता हूँ बॉडी यहाँ से ऐसे फेंका गया, ठीक है ना, तो यहाँ से फेंका गया तो बॉडी ये क्या है एक्चुअली, ये है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या है ये, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यही पाथ है प्रोजेक्टाइल का, यही बॉडी, ये बॉडी कोई फेंका गया तो बॉडी इस तरीके से नीचे आएगा और इसी पाथ को, इसी रास्ते को हम लोग बोलेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहली बात ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब केस समझना बहुत कायदे तरीके से। जैसे ये बॉडी है, इसको अगर हम फेंकते हैं फ्लाइट से ही, तो ये एकदम जूम करके मैं बता रहा हूँ, तो ये जूम करके एकदम स्लो मोशन में, तो ये बॉडी ऐसे आएगी नीचे, ऐसे आएगी, इमेजिन हो रहा है। तो यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ देर किसमें, किस एक्सिस में थी, एक्स की वाई, एक्स एक्सिस में। देखो ऐसे आता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में। बात समझ में आ रही है। तो हॉरिजॉन्टल में ध्यान से समझना, इनिशियल वेलोसिटी यानी यू एक्स को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस में यानी यू, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में ही होगी, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में ही होगी। बॉडी ऐसे आई, बम को ऐसे फेंका गया तो ये ऐसे ऐसे, तो एक्स एक्सिस में ही इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक। और अगर कोई पूछ दिया वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, तब जीरो, क्योंकि इनिशियली तो ये एक्स एक्सिस में ही चलना शुरू किया, वाई एक्सिस में तो चलना शुरू ही नहीं किया। वाई एक्सिस मतलब या तो नीचे या तो ऊपर वर्टिकल, तो ना तो बम ऐसे जा रहा है ना तो बम ऐसे आ रहा है। अगर बम ऐसे गिर जाए, ऐसे खड़े खड़े, देखो ध्यान से, मेरे हाथ में बम मैंने ऐसे गिरा दिया तो इनिशियल वेलोसिटी वाई में होगी, लेकिन बम कैसे गिरता है, ये ऐसे, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये पक्का बढ़िया से क्लियर हो। एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ज़िंदगी में कभी दिक्कत ही नहीं होगी, रटने की भी जरूरत नहीं, क्यों कैसे क्या इमेजिन हो रहा है। अब ध्यान से सुनना बात को, ये तो हो गया यू की इनिशियल वेलोसिटी की बात, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में क्या होगा, जीरो, बदल जाता है क्योंकि कुछ ही देर बाद, है ना। अब लेकिन वी वाई को हम लोग निकालेंगे, अभी जब आएगा तो हम लोग निकालेंगे। कैसे, वी वाई को निकालने से पहले हम लोग एक बार एस्केलरेशन देख लेते हैं। एस्केलरेशन इन एक्स एक्सिस यानी ए एक्स और एस्केलरेशन इन वाई एक्सिस, ये दोनों अभी हम लोग निकालते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना बात को, अगर बॉडी की एस्केलरेशन एक्स एक्सिस में बचती, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर बॉडी की एस्केलरेशन एक्स एक्सिस में बचती, ये एक्स एक्सिस है और ये, अगर बॉडी की एस्केलरेशन एक्स एक्सिस में बचती तो ये कभी बेंड नहीं होता। अभी एस्केलेशन जब तक एक्स एक्सिस में रहेगी वो ऐसे ही चलता रहेगा, ध्यान देना, बात समझ में आ रही है। जब तक एस्केलेशन एक्स एक्सिस में होगी बॉडी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर बॉडी कुछ देर बाद बेंड हो जा रही है, इसका मतलब कि ए एक्स जीरो हो जा रहा है, यानी कि एस्केलेशन एक्स एक्सिस में जीरो हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। बहुत सही, शाबाश। और तुरंत बॉडी किस में आ जाती है, वाई एक्सिस में आ जाती है। ये देखो ऐसे आती है बॉडी, ऐसे करके ऐसे आती है ना, और नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, हाँ, यानी कि एस्केलेशन इन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जी, प्लस का जी, टी नहीं है, प्लस का जी है, प्लस का जी। जब बॉडी ऊपर जाएगा तो माइनस का जी, प्लस आएगा तो, अरे नीचे आएगा तो प्लस का जी, ऊपर जाएगा तो प्लस का जी।
अरे माइनस का वही। तो अब वी वाई, इसलिए मैं वी वाई रुका हुआ था। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है ना। तो वी वाई निकालना है, यानी कि यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई 0 है, तो 0 प्लस ए वाई क्या है, जी टी, यानी फाइनल वेलोसिटी वी वाई क्या होगा, जी टी। क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे रुक गया था मैं। समझ में आई बात, क्यों रुक गया था? ये जी टी डायरेक्ट बताता जी टी तो पागल हो जाता आदमी। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम स्मूथली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ कि बॉडी यहाँ तक पहुँची। कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पे बॉडी पहुँच गई है। ठीक है, तो अब हर एक चीज़ बना रहा हूँ तो समझना, ये डायरेक्शन किसका होगा, यू एक्स का, है ना। यू एक्स को हमेशा एक्स एक्सिस में ही दिखाओगे ना। बॉडी चल रही है नहीं चल रही है वो बात की बात है, लेकिन दिखाओगे तो हमेशा यू एक्स में ही। और ये होगा यू वाई का। ठीक है, या अगर तुम यहाँ तक का ले रहे हो तो चलो इसको वी वाई मान लो, इसको वी एक्स मान लो, छोड़ो। अब क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यू एक्स तुम यहाँ मान लो, ये मान लो यू एक्स, और ये मान लो यू वाई। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, कि बॉडी जब यहाँ से चली और ग्राउंड पे जिस पॉइंट पे मिलेगी, यानी ये वाला पॉइंट जो ग्राउंड का होगा, तो वर्टिकल से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी फाइनल, जब ग्राउंड पे गिर जाएगा, इसको बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज यानी आर। कुल मिला के अगर सिंपल भाषा में बोलोगे तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज रेंज। सिंपल भाषा में बोलना है, रेंज क्या है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज रेंज। ये चीज़ क्लियर हो गया। और ये हो गई मैक्सिमम हाइट, सबको दिख रहा है, इसमें बताने की क्या जरूरत है, ये हो गई मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और जितने टाइम में, ध्यान से सुनना, जितने टाइम में बॉडी नीचे आएगा यानी ग्राउंड पे आएगा, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ। बस ये लैंग्वेज का अंतर है थोड़ा सा, इसलिए टफ। फ्लाइट मतलब हवा में होना, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कब तक हवा में है। तो जब तक ग्राउंड पे नहीं आ जा रहा है तब तक हवा में है, जब तक ग्राउंड पे नहीं आ जा रहा है तब तक। तो टोटल टाइम जब तक हवा में है उसको क्या कहेंगे, टाइम ऑफ। अब समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यानी टोटल टाइम जब बॉडी की, जब तक वो हवा में है, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ। एक एक चीज़ अब ध्यान से हम लोग निकालेंगे, एक एक चीज़। ठीक है, तो पहले इसको डायग्राम क्लियर बना लो। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा रहे हैं ना मज़े से। तुम लोग बस अगर ये समझ में आएगा, कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा तो गर्मी ठंडी नहीं लगेगी। नहीं, अगर कंसंट्रेशन रहेगा तो भाई बेकार है तब जिंदगी। अब देखो, पहले हम हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह सकते हो या जो भी, यानी हम एक्चुअली एक्स निकाल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट नहीं निकाल रहे हैं। हमने मान लिया कि बॉडी यहाँ से, यानी पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बॉडी यहाँ से प्रोजेक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओ को क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जैसा कि आयुष ने बताया। अब ये जब यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट तक वो किसी बीच में अगर पूछेगा कि इस पॉइंट तक, यानी हमने मान लिया कि हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस कवर किया, वो इस पॉइंट तक हमने मान लिया कि ये हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस ऐसे कवर किया होगा ना। तो ये एक्स कैसे निकालेंगे, बात समझ में आ रही, बीच में कहीं। उसी तरह ये वाई एक्सिस कवर किया होगा तो वाई एक्सिस भी निकालना होगा। तो यानी हॉरिजॉन्टल पाथ निकाल रहे हैं एक्चुअली, हॉरिजॉन्टल पाथ लिख दो इसको, हॉरिजॉन्टल पाथ यानी एक्स निकाल रहे हैं। फिर ये वर्टिकल पाथ यानी वाई भी निकालेंगे। दोनों अगल बगल निकाल देता हूँ ताकि तुमको जो है मज़ा आ जाए और कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन भी ना हो, और तरीका भी एक ही है। तो क्या है तरीका, हम लोगों को सीधे सीधे पता है, एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स यानी कि यहाँ पे होता है डिस्टेंस एस, और यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो एस रिप्लेस हो जाएगा एक्स से, नहीं होगा, हो जाएगा। आप ध्यान देना, मेरी एकदम बात गौर से सुनना, जब x लिखोगे यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालोगे
तो तुमको ux इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकालना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकालना होगा। टाइम तो टाइम रहेगा, उसके लिए क्या x क्या y, समझ में आ रही बात। प्लस हाफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन निकालना पड़ेगा ax, और फिर ये t स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज। अब तुम लोग जानते हो सिंस कि ux इज इक्वल टू यू, जस्ट अभी बताया हूं, और ax में यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, नहीं होता है, अभी भी बताया गया, वैल्यू रख देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जीरो टी स्क्वायर, यानी ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखोगे और x निकालोगे, यानी हॉरिजॉन्टल। क्लियर हुआ ये चीज। उसी तरह अगर वर्टिकल निकालना है, सेम फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन इसको y में निकालना है, तो यानी ये यू वाई हो जाएगा, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। तो ध्यान से सुनना, y इसमें भी तुम लोग जानते हो सिंस यू वाई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कुछ थी ही नहीं, स्टार्ट x डायरेक्शन से हुई थी, ठीक है। और ए वाई क्या है, प्लस का g, बोलो गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, प्लस का g। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी, जीरो इंटू टू, चुप रहो, अच्छा बुद्धिमान, हाफ जी, क्या हो गया, हाफ जी भी कांस्टेंट है, टी हाफ भी कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लोग मैथ पढ़े होंगे वो ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर करके जब रिलेशन आता है तो ये क्या बनता है, पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला। तो अब देखो ध्यान से समझना, जब तुम y एक्सिस का निकाल रहे थे पाथ, y एक्सिस का पाथ निकाल रहे थे, यानी जब बॉडी नीचे आ रही थी, जब बॉडी, तब क्या मिला, पैराबोला मिला। क्या मिला, पैराबोलिक इक्वेशन मिला। इसका मतलब कि इसीलिए जब बॉडी y में आई है तो देखो पैराबोला बना रही है, ये पैराबोला का ही फॉर्म है। होता है जैसे अगर y इज इक्वल टू एम एक्स आया तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हो बात को। उसी तरह सर्कल का आता है आर स्क्वायर कुछ ऐसे करके, ये फिर उसी तरह इक्लिप्स का इक्वेशन आता है, ये इक्लिप्स हो गया। उसी तरह ये पैराबोला होता है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ये प्रूफ करता है कि प्रोजेक्टाइल में जो भी बॉडी नीचे आएगी यानी y एक्सिस में आएगी वो कैसा पाथ बनाएगी, पैराबोला, पैराबोलिक पाथ बनाएगी, ठीक है। तो इसको चाहो तो लिख लो कि फ्रॉम दिस इक्वेशन इट कन्फर्म्स दैट the body in y-axis forms parabolic path, parabolic path। अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि जो भी बॉडी देखो ये आ रही है ना, इसका हर एक पॉइंट पे अगर तुम निकालोगे तो कुछ डिस्टेंस x एक्सिस से भी कवर होगा, कुछ डिस्टेंस यानी एक साथ ही दोनों एक्सिस में चल रहा है, इसलिए भी मोशन इन अ प्लेन में इसको रखा गया था। ये एक साथ 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है प्रोजेक्टाइल का पार्ट, ठीक है। ये दोनों नोट करो, आगे फिर मैं बढ़ाऊँ, तब तक पंखा भी चालू कर दूँ, मरो नहीं तुम लोग ताकि